अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं जी कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ यही शो नहीं, इंडिया के सभी चैनल्स के ऊपर कभी कभी थोड़ी जलन भी होती है कि ये पाकिस्तान की बेटी इतना ज्यादा हमारे चैनल्स पे क्या कर रही है। सर आपसे सीखने के लिए आते हैं एंड आई विश कि पाकिस्तान के लोग आप जैसे लोगों को सुना करें और यकीनन उससे हम बहुत सी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। सर आज हम जो बात करने जा रहे हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो इजलास होगा या मीटिंग होगी, उसके अंदर पाकिस्तान के ऑफिशियल्स भी होंगे, हिंदुस्तान के भी होंगे और अभी रिसेंटली सर कुछ ही दिनों में जो है इस मंथ के लास्ट में एससीओ मीटिंग में भी होंगे। आपको लग रहा है सर कि चाइना कोई रोल प्ले करेगा दोनों कंट्रीज में बात कराने के लिए? वैसे एक बहुत अच्छी चीज जो जिसके लिए यकीनन पाकिस्तान की अथॉरिटीज को भी जो है ऑफिशियली थैंक यू करना चाहिए भारत का कि आप लोगों ने हमें जो फ्लड आ सकता है, चांसेस हैं, उसके लिए आपने पहले से अलर्ट जो है वो 2 अलर्ट जो है वो भेजे हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद फर्स्ट टाइम हो रहा है कि दोनों जगह ऑफिशियली बात की गई है। कुछ सर आपको लग रहा है कि आगे यूएन में बात हो सकती है? थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्लड। तो फ्लड का आंसर मैं आपको जिस तरह चाहे वैसे दे सकता हूं। एक, कि मैं अपनी टीआरपी इंडिया में बढ़ा लूं, या दूसरा पाकिस्तान में बढ़ा लूं। तो मुझे लगता है आपके शो में आने का मुझे आज घाटा ये रहेगा कि मुझे आप ही के शो के हिसाब से बात करनी पड़ेगी। इंडिया सुनना पता है क्या चाहेगा? मैं आपको आम तौर पर बात कर रहा हूं। फ्लड आने देना चाहिए था, बताना भी नहीं चाहिए था, इनको मरने देना चाहिए था, जवाब दे, इस तरह की बातें सुनना जरूर चाहे। बट मेरा अपना आकलन है कि इंडिया हमेशा से मानवता को सबसे ऊपर रखता है। ठीक है, हम आपको ब्लेम करते हैं, आपके यहाँ से टेररिज्म होता है, सब कुछ होता है, बट दैट डजंट मीन कि आम आदमी, आवाम जो है वो एक नेचुरल कैलामिटी की शिकार हो। आई थिंक दैट इज वेयर, हालांकि मैं ये मानता हूं एज अ फौजी, मैं आपको बिल्कुल प्रिसाइज कैलकुलेशन दे रहा हूं कि कई बार स्ट्रेटेजिक तौर पर अगर देखा जाए तो ये हम अपने अंदर एक कमजोरी भी रखते हैं मानवता के नाम पर। मानवता में चाहे आप पाकिस्तान से हो, फिर भी लोग बोलते हैं कि नहीं जी आरजू काज़मी अच्छी हैं। क्यों? क्योंकि वो सही बोलती हैं। ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलती हैं। इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। कि आपको सच बता रहा हूं, पाकिस्तान की आरजू काज़मी सिर्फ और सिर्फ इसलिए पॉपुलर ज्यादा है इंडिया में कि इंडियंस बोलते हैं यार जो भी कहो वो बात सही करती, कम से कम मानती तो है, कम से कम वो अपने देश के ऊपर सवाल तो उठाने को तैयार है। जिसको मैं कहता हूं आपके साथ हमेशा कि यू आर अ गुड क्रिटिक। आप अपने कंट्री को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, आप अपने कंट्री की अच्छी क्रिटिक है, और क्रिटिक आपका बेस्ट फ्रेंड होता है हमेशा, इंसानियत के तौर पर, कंट्री के तौर पर, जज्बे के तौर पर, डेवलपमेंट के तौर पर, गलत और अच्छाई के तौर पर। एवरी सिटीजन, हर सिटीजन की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने देश का एक अच्छा क्रिटिक बने, बताए कि भाई आरजू काज़मी आपका बाल दाएं वाला बाएं है, बाएं वाला दाएं है, इसे ठीक करो तो आप हमारे कंट्री को अच्छे से प्रोजेक्ट करो। दैट इज वेयर फ्लड कम्स इन। फ्लड मेरी और पाकिस्तान की दुश्मनी के लिए नहीं है। फ्लड एक नेचर का वो पार्ट है जिसको कि दोनों को प्रॉब्लम होती है, हमें भी होती है, आपको भी होती है। हमारे यहाँ से प्रॉब्लम करता हुआ आगे बढ़ा जो रिवर है तभी, और आगे आपके तरफ बढ़ गया, और वहां पर जाकर उसने और ज्यादा हैवॉक फैला दिया, मुसीबत पैदा कर दी। अब इसमें एक एंगल ये भी डाला जा सकता है कि देखो जी पाकिस्तान के अंदर फ्लड इसलिए आया है क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। इस तरह की बातें करी जा सकती हैं। अगर एक दूसरे को मार पिटाई, माँ बहन भाई गालियां ही देनी है तो हम ये कर सकते हैं। बट सबसे बड़ी बात, एज अ आवाम मैं आपको मैसेज दे रहा हूं, इंडिया इस चीज में बिलीव नहीं करता कि पाकिस्तान की आवाम किसी भी तरह से, कोई भी चीज से तंग हो या उसको तकलीफ है। इसलिए आपको फ्लड की वार्निंग दी गई है। नहीं भी दी जा सकती। उल्टा मैं तो कह रहा हूं कि वो जो एक दो बीच में जो खबर चली थी कि बांध पर रोक कर पानी रोक लिया गया है, मैं तो कह रहा हूं उसे भी डबल छोड़ देना था अगर नहीं था। बट ऐसा इंडिया का नेचर नहीं है। हालांकि मैं क्रिटिक हूं अपने कंट्री का, कि ये आपकी कमजोरी भी है, और इस कमजोरी को कई बार देखा गया है कि पाकिस्तान की जो फौज है या टेररिज्म है वो इसका फायदा उठाती है। अब आगे बात आपने जो कही
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात। यस, उसमें कोई डाउट नहीं है, पाकिस्तान और इंडिया उसमें होगा। इंटरेस्टिंग बात यह आ रही है कि शायद ऐसा शेड्यूल बना है इस बार कि पाकिस्तान इंडिया से पहले बोलेगा या इंडिया पाकिस्तान से पहले बोलेगा। जो अभी तक का शेड्यूल टेंटेटिव निकाला गया है उसमें पाकिस्तान इंडिया से पहले बोले, ऐसा सुनने में आया। चेंज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फाइनलाइज में। अब बात आती है कि वहां क्या बात करी जाएगी। क्या यह बात करी जाएगी कि इंडिया पाकिस्तान किस तरीके से दोस्ती बना सकता है या दुश्मनी घटा सकता है। दोस्ती नहीं बने, दोस्ती ना बढ़े, कोई बड़ी बात नहीं, बट क्या हम अपनी दुश्मनी घटा सकते हैं, कोई ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं कि यस, पाकिस्तान बोले शुरुआत में कि देखिए पाकिस्तान चाहेगा कि इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन हो, हमारे बीच में ट्रेड हो, हमारे बीच में कल्चरल एक्सचेंज हो, स्टूडेंट एक्सचेंज हो, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है, ये मैं आपको अभी से गारंटेड बता रहा हूं। ये मेरा अपना आकलन है, भगवान करे गलत हो, अल्लाह करे गलत हो, मैं दोनों भगवान और अल्लाह से अपील करूंगा कि ये गलत हो जाए मेरा कहना। बट अपने आप में मैं आज आपको, आप चाहें तो उस दिन के अगले दिन एक शो फिर से कर लीजिएगा और मैं कान पकड़ के माफी मांगने को तैयार हूं अगर मेरी ये बात गलत हो जाए, जबकि मैं चाहता हूं गलत हो जाए, मैं चाहूंगा। बट अपने आप में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के कहीं कोई सेंटेंस में वो सेंटिमेंट नहीं होगा कि इंडिया ने ये किया, इंडिया ने वो किया। हालांकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी इस काम के लिए नहीं है, बट फिर भी, और इसका मैं आपको गवाह बनाता हूं कि एक बार इमरान खान साहब को भी बोलने के दिए गए थे 15 मिनट, सभी के 12 से 15 मिनट थे, वो 43 मिनट बोलते रहे और उसमें उनकी 90% स्पीच जो थी वो उस समय JNK और इंडिया के ऊपर थी। हो सकता है, बट ज्यादा बड़ी बात मैं आपको ये भी लिख के दे सकता हूं आज, इंडिया पाकिस्तान का नाम नहीं लेगा, क्योंकि हमारी फितरत में है। इंडिया इनडायरेक्टली टेररिज्म के ऊपर बोलेगा, ऑपरेशन सिंदूर के लिए भी बोल सकता है, बट अपने आप ने पाकिस्तान को बाय नेम वो कभी उजागर नहीं करता इस तरह के इंटरनेशनल फोरम्स पर। हमारा नेबर ऐसा है, ये सब बोला जा सकता है, हमारा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वगैरह। बट यस, यूनाइटेड नेशन असेंबली के सामने पाकिस्तान का सिंगल पॉइंट एजेंडा जो होगा वो होगा कि किस तरीके से इंडिया सब कुछ गलत कर रहा है। अब आपने बोल दी SCO, अब वहां पर एक फर्क इसलिए आने वाला है कि SCO में ऐसा समझा जा रहा है कि ग्राउंड बनाए गए हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट की भी मुलाकात हो। तो यहां पर एक टर्न आने की उम्मीद है कि यस, एक फेवरेबल सिचुएशन बने। क्यों? उसका मैं रीजन भी दे देता हूं। चाइना भी सफर कर रहा है, इंडिया भी सफर कर रहा है, दोनों किसके हाथों सफर कर रहे हैं? USA के हाथों सफर कर रहे हैं। इस समय हो सकता है पाकिस्तान की सरकार चलाए, दिखाए, उम्मीद करे कि USA उसके साथ है, बट ये आपको भी पता है कौन किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। ये वही बात है हम लोगों ने कितनी बार करा है कि वो पाकिस्तान जिसने आपको 40 से 50 साल गोद में बिठाया, कैसे झड़क दिया एकदम, दैट मीन्स, और आज उसने फिर आपको लेने की कोशिश करी है, दिखाने की कोशिश करी। दिया लिया कुछ नहीं है आपसे, आपको सिर्फ वो IMF का लोन मिला है उसके सो कॉल्ड 15% वोट की वजह से। इसके अलावा उसने आपको अभी तक कुछ दिया नहीं है। अगर कोई उम्मीद कर रहा है कि F-16 के बजाय F-35 मिल जाएगा, ये आपके एक्सपर्ट्स को भी पता है कि क्या मिलेगा क्या नहीं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का जो झुकाव है चाइना की तरफ, उस वजह से USA नहीं देगा। ये मेरा आकलन नहीं है, ये आप लोग भी, आपका जो इंटेलिजेंस है वो भी देख सकता है। सो अपने आप में इस समय जो दौड़ लगी हुई है, जिसका कि पाकिस्तान एज अ गुड बिल्ली फायदा उठा सकता है इन दोनों बंदरों का, एक चाइना का और एक USA का, कि भाई तेरे पलड़े में रोटी इतनी कम हो गई तो इसके पलड़े में से तोड़ के खा ली, इसके में कम हो गई तो इसके में से तोड़ के खा ली। आई डोंट माइंड, दिस इज स्मार्ट एक्ट, एंड पाकिस्तान इसमें अच्छा है, गुड है, प्रोपोगंडा में अच्छा है, वगैरह वगैरह। सो अपने आप में SCO में जो एक उम्मीद बनती है वो सिर्फ ये बनती है कि अगर एक फेवरेबल चाइना इंडिया रिलेशन आता है तो यस, उम्मीद करी जा सकती है कि इंडिया पाकिस्तान का भी रिलेशन में कुछ हद तक सुधार आए ना आए, खराब ना हो इससे और ज्यादा, जो कि ऑलरेडी खराब हो सकता है। और उसका रीजन खराब का मैं आपको ये दे रहा हूं, पूरी दुनिया में आकलन किया जा रहा है कि
एक और लड़ाई आपके और हमारे बीच में काफी जल्दी होने वाली। ये मेरा आकलन नहीं है, ये पूरी दुनिया का आकलन, हर जगह से बातें चल रही। और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इंडिया ने भी बोला हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, उसको सिर्फ रोका गया है। पाकिस्तान का कहना है कि भाई यस, हम पूरी तैयारी में, हम तो बढ़ चढ़ कर लेंगे। सो ओवरऑल सिचुएशन ये बनती है, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में हर बार हम देख रहे हैं कि खराबी की तरफ गिरता चला जा रहा है। मैं कहूंगा ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ये जो गिर रहा है ये सिर्फ रुक जाए। ऊपर तो जब जाएगा जब पहले रुके। वहां पर उम्मीद बनती है कि अगर एक स्टेप पर भी दिख गया कि रुक रहा है, ब्रेक लग रहा है, दोनों के बीच में रिलेशंस और ज्यादा खराब नहीं हो रहे, तब जाकर आप कह पाएंगी कि कहीं कुछ उम्मीद है। अदरवाइज इस समय रिलेशन ऐसे ही है, डाउन स्लाइड पर। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि सर जाहिर है कि इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का रोल भी इम्पोर्टेंट है, जो अचानक से पाकिस्तान की तारीफ करना शुरू हो गया है और भारत को जो है कुछ ना कुछ नेगेटिव कमेंट्स देना शुरू हो गया है। तो उसमें उसका भी रोल आप बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता अमेरिका का। लेकिन सर इसलिए कि वो उसका फायदा है, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में लड़ते रहें तो उसमें फायदा जो है वो अमेरिका का होगा, ना कि हिंदुस्तान या पाकिस्तान का होगा। लेकिन सर एक चीज और यहाँ पर जब भी कभी देखने में आया है, चाहे यूएन की कोई समिट हो, कोई मीटिंग हो, किसी जगह पर हिंदुस्तान पाकिस्तान साथ में जाए, तो सर ना तो कोई फूड शॉर्टेज पे बात होती है, ना वाटर शॉर्टेज पे बात होती है, ना कोई मेडिकल की बात होती है, ना एजुकेशन में, अपनी कंट्री के लीडर्स को भी कह रही हूँ मैं, दोनों को कह रही हूँ, ना एजुकेशन पे बात होती है, ना क्लाइमेट चेंज पे बात होती है। बस यही होता है जी, कश्मीर कश्मीर करते रहते हैं, या फिर ये कि सर हथियारों की बात होगी, या कौन कौन सा जेट ले रहा है, कौन कौन सा मिसाइल बना रहा है। सर क्या बाकी जितनी चीजें या पॉइंट्स थोड़े बहुत जो मैं बता सकी, क्या आपको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि दोनों कंट्री के लीडर जो है वो बिल्कुल उस बारे में बात नहीं करते? आरजू जैसी एक ऑर्डिनरी सिटीजन पाकिस्तान के लिए अगर ऐसा सोच सकती है, आपको क्या लगता है आपकी आवाम नहीं सोचती होगी ये सब बातें? आप मतलब आप में सुरखाब के पर लगे हैं कि आप ही सिर्फ सोच पाती हैं, आप ही सिर्फ इतना दिमाग पाती हैं। ये जो विचारधारा आप डिस्क्राइब कर रही हैं ये आप में नहीं है, ये आपकी आवाम में भी है और अच्छी खासी है, आपके इंटेलिजेंसिया में भी है। प्रॉब्लम यह है कि ये आवाम और इंटेलिजेंसिया पाकिस्तान की मजबूर होती है, बेबस होती है, लाचार होती है। क्यों? क्योंकि एक वो जो सेंटिमेंट पाकिस्तान आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी चलाती है देश के खिलाफ, देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ, ये बड़ी जल्दी सेंटिमेंट्स को बदल देता है। इस वजह से हम पाते हैं कि इस बातों को ऊपर इसलिए भी नहीं जाना दिया जाता है क्योंकि आपके यहां, मैं एक के बाद एक क्रिटिसाइज करूंगा, अपने को भी कर लूंगा, ऐसी बात नहीं है। आपके यहां वो जो पॉलिटिशियन वहां जाएगा उसे वो लैंग्वेज बोलने की मजबूरी है कि वो बोलेगा जो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई सुनना चाहते, क्योंकि उसे मालूम है पिछला प्राइम मिनिस्टर भी गया, उससे पिछला भी गया, उससे पिछला भी गया। जब कोई 4 साल पूरे टिका ही नहीं पाया तो कम से कम मैं 4.25 साल कर लूं, 4 साल में 1 महीने पहले, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी पॉलिटिक्स, मेरी पार्टी की स्टैंडिंग सिर्फ और सिर्फ आवाम पर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के पास। आ गई बात इंडिया की। इंडिया अगर आप हिस्टोरिकली देखें, इंडिया ने आज तक कभी भी, इस बार हो जाए अलग बात है क्योंकि इस बार सेंटिमेंट्स अलग चले हुए हैं, बट कभी भी आज तक यूनाइटेड नेशन में हमने ये बोला ही नहीं कि पाकिस्तान को पीओके छोड़ देना चाहिए, ये हमारा इलाका है, हम अपना लेकर रहेंगे। ये बातें वहां नहीं बोली जाती। पता है क्यों नहीं बोली जाती? लॉजिकली, क्योंकि हम आज भी क्लेम करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पर आपके साथ हमारा एग्रीमेंट है कि ये हमारा बायलैटरल मामला है। हमारे इस बायलैटरल रिलेशन के अंदर तीसरी कंट्री या तीसरी पार्टी की कोई गुंजाइश नहीं है। सो अगर मैं इसे यूएन में बोलने लगा या यूएस में बोलने लगा या रशिया में बोलने लगा तो मैं तो अपने आप डिफीट ले रहा हूं ना। दैट इज द रीजन कि इंडिया के पास ये एक मजबूरी है कि हम इसे इंटरनेशनल नहीं कर सकते, ना करना चाहते हैं, ना करेंगे, क्योंकि हमारी कमिटमेंट है। क्योंकि पाकिस्तान को अगर हमने डिफीट देनी है इस बात पर, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा कहता है कि यूनाइटेड नेशन को इसमें पढ़ना चाहिए, यूएस को इसमें मेडिएट करना चाहिए, ये और वो। हम अगर इस बात पर यूएन में चले गए तो हमने तो अपनी हार कर ली कि हम तो बोलते हैं ये हमारे और पाकिस्तान के बीच का मामला है, ना हम किसी की सुनेंगे ना करेंगे। हमने आपके ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर के ऊपर भी यही बोला, किसी का कोई रोल नहीं है।
उस समय किसी ने विश्वास नहीं किया। अब आपके यहाँ से ये बात आ गई है, शहबाज शरीफ ने बोल दी है, तो अब लोगों को डाउट हो रहा है कि कौन क्या है क्या नहीं। बट अब ऑल बात आ रही है यूएस की। यूएस का सोल इंटरेस्ट इंडिया में सिर्फ दो है। एक, इंडिया की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ जिस तरीके से चल रही है उसे किसी तरह स्लो किया जाए, अगर रोक पाए या ना रोक पाए, स्लो जरूर किया जाए। दूसरा, उसे यह भी मालूम है कि जितना इंडिया पाकिस्तान के डिफरेंसेस बढ़ेंगे उतना ही इंटरनेशनली हथियारों की बिक्री और बढ़े, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान जो है अपने आप में बहुत बड़ी मात्रा में वेपन्स को खरीदते हैं। यूएस की यह भी टारगेटिंग है कि इंडिया अपनी मेक इन इंडिया मुहिम के अंडर काफी कुछ अब अपने आप को करने लगा है। दैट मीन्स अब वही वाली बात है ना, अग्नि 5, अभी कल परसों में जो बात चल रही थी वो यही थी कि अग्नि 5 में एक ऐसी चीज कर दिखा दी इंडिया के डीआरडीओ ने जो पूरी दुनिया में न देखी गई थी न सुनी गई थी। वो क्या था कि अग्नि 5 चलते चलते 90 डिग्रीज का टर्न मार गई। ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल इवन फॉर मी। कर्व ले सकती है मिसाइल, ऐसा समझा जाता है, बट अ 90 डिग्री टर्न इज इवन टू मी, मतलब क्यों मैं झूठ बोलूं कि भाई इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन अगर लिया है तो लिया है, और तो ऐसा तो है नहीं कि हम छुपा लेंगे। क्यों? क्योंकि वो हवा में थी। अगर हवा में थी, पाकिस्तान की भी सैटेलाइट ने देखा होगा, यूएस वाले ने भी देखा होगा, लंदन वाले ने भी, यूरोप ने भी, पुतिन ने भी देखा होगा। पुतिन का मतलब रशिया। सो ये जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं, जो सिर्फ 2 से 3 से 4 कंट्रीज जिसके पास ये सब टेक्नोलॉजी है, हम उसमें ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ज्वाइन करते चले जा रहे हैं, और उसमें भी जगह बनाकर दोनों तीनों के बीच में से कभी दूसरे नंबर पर पहुंच जा रहे हैं, कभी एक नंबर की तरफ हेड कर रहे हैं। ये यूएस को टॉलरेबल नहीं है। जिस तरीके का उसका दबदबा पूरी दुनिया में है, उसका दबदबा सिर्फ 2 ही चीजों से, एक पैसे से और एक फौज से, दैट मीन्स वेपन सिस्टम से। अब अगर दोनों ही चीजों में भारत आगे बढ़ रहा है तो वो सबसे बड़ा चैलेंज किसको आता है? यूएस को आता है। और यूएस को सबसे बड़ा चैलेंज फाइनेंस का इसलिए आता है कि इंडिया कंसिस्टेंटली ट्राई कर रहा है कि ये जो यूएस डॉलर की जो मोनोपोली है, जो इंटरनेशनल करेंसी माना जाता है, इसको हटाया जाए। मे भी हमारे रुपए को माना जाए या ना माना जाए, वो एक सेकेंडरी इशू है, बट यूएस की ये डॉलर, और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? ब्रिक कर रहा है, चाइना भी कर रहा है। और हमने आपको करके दिखा दिया, आप चेक कर लीजिए। हम रशिया के साथ जितना ऑयल खरीदें वो रुपयों में खरीद रहे हैं। हम चाइना के साथ भी जो ट्रेड कर रहे हैं उसमें काफी कुछ हम रुपयों में कर रहे हैं, उसमें से डॉलर्स में भी कर, ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा मेरा कहना। बट अपने आप में हम 1 to 1 जो मामला शुरू किया है उससे डॉलर जरूर अफेक्ट हो रहा है। चाइना हमेशा चाहेगा कि डॉलर की जगह उसका युआन आ जाए। सो ओवरऑल अगर पूरा यूरोपियन यूनियन इस बात को चाहता है कि भाई उनकी और यूएस की नहीं पटती है, नेटो के साथ उसकी वैसे नहीं पट रही है, ठीक है वो इकट्ठे हैं, बट इंटरनली काफी कुछ प्रॉब्लम है। ट्रंप ने डिक्लेयर किया कि भाई नेटो कंट्रीज आपको पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मैं ही आप सबको क्यों दूं। मतलब मेजर चंक 100 रुपए अगर आते हैं यूरोपियन यूनियन और नेटो के, तो उसमें से तकरीबन 40 से 60 यूएस का होता है। तो अब वो बोलता है नहीं जी सब बराबर करो। बराबर क्यों करो? अगर बराबर करो तो फिर हम अपने वो, फिर तेरी दादागिरी किस बात की सहेंगे, जिसको हमारे हिंदी में करेक्ट बोलते हैं। सो अगर अबव ऑल आप देखें, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, ये जो कभी आपके तरफ बढ़ना, कभी पीछे हट जाना, कभी आपको उसामा को मार देना, कभी बोल देना कि ये इंटरनेशनल है, कभी वो अभी बोल दिया टीआरएफ जो है वो भी हमारे लिए आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, और आपके पता नहीं क्यों दिमाग लगाते हैं नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भाई हम तो रह गए, तब जाकर कहीं हमारी बात बनी। आप सोच कितनी बड़ी बात है, और उसी टीआरएफ को सर आप बैन कर रिपीट दिया। करेंगे, आपकी आवाज नहीं आई जो अभी आपने कहा। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि टीआरएफ से रिलेटेड अगर हम देखें तो आपके फॉरेन मिनिस्टर ने कितनी बड़ी गलत बात कर दी एक समय पर कि जी मुझे टीआरएफ का नाम हटाने से, कि यूनाइटेड नेशन के कंडेमनेशन में पहलगाम में इसका नाम ना आए, हमें बहुत कोशिश करनी पड़ी। उसी टीआरएफ को लेकर यूएस ने बंद कर दिया। अब आप मुझे ये बताओ यूएस आपकी तरफ है या नहीं है? मेरी तरफ छोड़ दीजिए, आजकल जो दिख रहा है ना वो मेरी तरफ। आप एक बात बताइए, चलिए हमारा टैरिफ का प्रॉब्लम है, टैरिफ का प्रॉब्लम है क्योंकि इसका मतलब इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है। उससे भी बड़ी बात, फिर वो मेरे को G401 और 414 इंजन क्यों देने को तैयार है? अब ये भी आया है ना, थोड़ी दिन पहले दिया है ना। सो देखिए, अच्छा फिर बदलिए क्वाड में हम लोग इकट्ठे क्यों हैं फिर? भाई तोड़िए क्वाड। अगर यूएस, देखिए ये सब जो होता है ना दिखाने के और खाने के और,
पाकिस्तान और इंडिया यूएस को सिर्फ एक काम करता है, चाइना को काउंटर करता है, इन दोनों को रखने से। सबसे बड़ी बात, इंडिया के खिलाफ उसके ज्यादा इंटरेस्ट है। हमारी इकोनॉमिक क्लैश है, हमारा प्रोडक्शन क्लैश है, हमारा अपग्रेडेशन ऑफ वेपन का भी क्लैश है, क्योंकि कल से हमारे वेपन बिकने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आज तू टैरिफ की हमको धमकी दे रहा है, 15 दिन बाद हम भी देंगे तेरे को, जब हम आ जाएंगे कहीं पर। जिसकी इकोनॉमी नंबर 1, वो चाइना को क्यों नहीं दे रहा धमकी? हालांकि उसने टैरिफ लगा रखे हैं, बट दैट डजंट मीन के टैरिफ सारे वन वे हैं। अब वो रेसिप्रोकल टैरिफ में कनाडा ने बोल दिया ना एक बार, तो फटाफट उसने दोनों ने मिलकर डिसाइड कर लिया, अच्छा चलो सारे टैरिफ बराबर। देखिए, ये जो थप्पड़ होता है ना, ये थप्पड़ जब तक लगे नहीं तब तक इसकी वैल्यू है। एक बार लग गया तो उसके बाद इसकी वैल्यू जीरो है, क्योंकि मुझे पता चल गया इसकी कितनी ताकत है और उस ताकत को क्या मैं सहन कर सकता हूं या नहीं। सो यूएस जो है, हमेशा ऐसी कोई दुनिया में लड़ाई नहीं है जिसके पीछे यूएस हो ही नहीं सकती। मैं नहीं कह रहा, ट्रंप ने कहा है अपने इलेक्शन से पहले कि मैं यूएस का जो डीप स्टेट विद इन यूएस एंड आउटसाइड स्टेट जो कर रहा है काम तोड़ने का, मैं उसे डिसमेंटल करूंगा। ये मैंने नहीं कहा, ये तो आप रिकॉर्ड पर है सारी बातें जो मैं कर रहा हूं। सो अबव ऑल अगर देखा जाए तो बात जो है ना, ये आ जाती है कि किसको क्या करना है। आज की तारीख में मैं मान सकता हूं पाकिस्तान की मजबूरी है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये है वो है, तो इसलिए वो जो उंगली आपकी तरफ बढ़ाता है वो पट करके पकड़ना चाहता है कि यार ये मेरे को निकाल लेगा, शायद ये उम्मीद रखी जा सकती है, कोई बुराई नहीं, ठीक है ना। अब मैंने अगर इसी बात को कटोरा बोल दिया होता तो इंडियंस खुश हो जाते कि देख यार इसने बिल्कुल बढ़िया बात कर दी, कि इस कटोरे में जो पैसे डाल दे वो हो जाता। बट मैं क्या करूं, आपके यहाँ ना बड़ी ट्रेजेडी ये है, आपके शहबाज शरीफ ने कह दिया मैं कटोरा लेके कहीं नहीं घूमूंगा। आई डोंट नो व्हाई ही हैड टू से दैट। आपके मुनीर ने क्यों बोल दिया पता नहीं। सर ये तो नवाज शरीफ भी कहा करते थे कटोरे को कशकोल, और कहते थे हमने कशकोल तोड़ दिया है, फिर दोबारा कशकोल हम कहते थे नया बना लिया। लेकिन सर मैं आपसे एक चीज और सर लास्ट में जरूर पूछना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जो बात की जाती है, हमारे कई और लोग जो मीडिया में भी हैं वो भी ये बात करते हैं कि जी आप लोग जो नए नए मिसाइल्स बना रहे हैं उसकी रेंज इतनी है कि आप अमेरिका को भी हिट कर सकते हैं, इसलिए कि उन्होंने ये भी कहा कि हम तो इधर ही हैं साथ में ही, हमारे लिए इतनी रेंज की जरूरत नहीं है। तो सर क्या वाकई में भारत ऐसा कुछ सोच सकता है या कर सकता है कि जिससे अमेरिका को हिट किया जा सके मिसाइल से, या आपको लगता है कि नहीं ये कुछ इसको बढ़ा चढ़ा कर इस न्यूज को दिया जा रहा है? मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है इंडिया की काफी हद तक सुपीरियर है, मैं मान लूं। उससे भी बड़ी बात, जब आप रेंजेस की बात करते हो, अग्नि 5 का जब पहली बार टेस्ट हुआ था, कृपया कर एनालाइज कर लीजिएगा गूगल करके, चाइना ने पता है क्या कहा था कि नहीं, ये जो अग्नि 5 है इसका 4 से 5 हजार रेंज नहीं है, इसका 7,000 रेंज है। पहली बार एक दूसरा कंट्री बोल रहा है कि जो मैं क्लेम कर रहा हूं एक्चुअली मेरी क्लेम होनी चाहिए और ज्यादा की, मैं उसे कम कर रहा हूं। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर हमारी एक डिक्लेयर्ड काफी टाइम से पॉलिसी चल रही है, पाकिस्तान इज नॉट आवर एनिमी नंबर वन, तो ये बात कर दी। दूसरी बात, पाकिस्तान इज डेफिनेटली अ बिग इरिटेंट फॉर अस, देयर इज नो डाउट, बट वी आर नॉट वरीड अबाउट इट। ले देकर अगर डाटा कोई देखना है तो हमारी आर्मी बड़ी है छोटी है, आपके वेपन ज्यादा है, ये ज्यादा है वो ज्यादा है, सारा कुछ कर लीजिए। सो अबव ऑल हमें ये जो मिसाइल की जो आप रेंज की बात कर रही हैं, फर्स्टली दिस रेंज इज फॉर चाइना। इस मिसाइल अग्नि के आने से हमारे को सबसे बड़ी ये चाहिए कि चाइना का अंत तक अब हम कवर कर सकते हैं, ये बात एक है। दूसरा क्या रीजन हो सकता है, जब आप वर्ल्ड में सुपीरियोरिटी के तौर पर आना चाहते हो, उभरना चाहते हो वर्ल्ड लीडर के तौर पर, तो आपके पास वो काबिलियत होनी चाहिए कि वर्ल्ड में कहीं किसी को अगर सपोर्ट करना है या डिफीट करना है, क्योंकि आज नहीं तो कल जो भी ऊपर जाएगा, आपको क्या लग रहा है यूएस के सारे दोस्त हैं? 50 एनिमी है, कोई बोल पाते हैं कोई नहीं बोल पाते हैं। अदरवाइज आप बता दीजिए है हिम्मत यूएस में कि वो रशिया के ऊपर अपनी मिसाइल डाल देगा, लेकिन उसके पास काबिलियत है ये एक दूसरे के खिलाफ डेटरेंस के तौर पर काम करें, कि जो कंट्री आपको लग रहा है ताइवान के खिलाफ चाइना में यूएस खुद अपने जहाज ट्रैक्टर ट्रॉली और लेकर आएगा कि चलिए जी मैं बीच में आ रहा हूं, नहीं आएगा। दिस वॉर विल बी अगेन फ्रॉम मिसाइल्स, एयरफोर्स, ड्रोन्स, थिंग्स लाइक दैट।
कोई अपने फिजिकल सोल्जर्स नहीं भेजने वाला, स्पेशली यूएस से। हमारे रिलेशन कहीं हद तक ठीक चल रहे हैं, चले हैं, वगैरह वगैरह। पूरे यूएस में क्रिटिसिज्म हो रही है ट्रंप की कि भाई साहब आप कर क्या रहे हो, ये एक वो कंट्री है इंडिया जो आपको, चाइना को काउंटर करता था, वगैरह वगैरह। बट जहां मिसाइल की बात आती है, इंडियन मिसाइल का मेरे हिसाब से, मेरा आंकड़ा है 3 चीजों। एक, हम अपनी लकीर बड़ी कर रहे हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी थी पहले 1000 किलोमीटर की, हमने अपग्रेड किया उसको 2000। उसके साथ साथ ये नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी सिर्फ दूरी की है, उसकी एक्यूरेसी की भी इन्वॉल्व है, उसके डिसेप्शन की भी है, वो डिटेक्ट ना हो, स्टेल्थ हो, स्पीड हो। अब हम अग्नि 5 अगर 24 मैक्स स्पीड की बात कर रहे हैं तो जायज बात है कि उसमें हम अपना इजाफा कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हमारी मिसाइल सिर्फ और सिर्फ यूएस के लिए नहीं है। बट यस, अगर कल बात पुल से लेकर पुश पर आ गई तो हम इस पुश को करने के लिए तैयार, काबिलियत रखने को तैयार है। फाइन मिस्टर अमेरिका, वी ऑल्सो हैव दिस कैपेबिलिटी। दिस इज वेयर एवरीथिंग एंड्स कि एज फार एज मिसाइल इज कंसर्न, हम आपसे ज्यादा अपने आप को अपने बचाव के लिए डेटरेंस के तौर पर अपनी मिसाइल को कहीं तक दुनिया में ले जा सकते हैं, चाहे किसी के सपोर्ट में कहो। कल आप बता दीजिए चाइना और फिलीपींस की लड़ाई हो गई और फिलीपींस ने आपसे, इंडिया से मदद मांग ली। अरे मदद दोगे कैसे जब आपकी मिसाइल ही नहीं पहुंच सकती? भाई जहाज अगर भेजोगे तो उसमें आपको पायलट भेजना पड़ेगा, वो रिस्क कोई नहीं लेना चाहता आजकल। सो अगर वर्ल्ड में आपको अपनी धमक रखनी है, आपको अपनी प्रेजेंस दिखानी है, तो ये भी एक तरीका होता है। अदरवाइज आप बताइए, स्टार वॉर वाला जो प्रोग्राम था रशिया और यूएस का, क्यों था? क्या हम स्पेस में भी एक दूसरे के वेपन्स को कंट्रोल करके गिरा सकते हैं और स्ट्राइक कर सकते हैं? जरूरत नहीं थी, लेकिन वो स्पेस में कर रहे थे। आई एम श्योर आप भी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे यहाँ तो इस तरह की चीजें, क्योंकि हम इसको टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। हम और ये मिलिट्री यूज की है, मैं मानता हूं। आज से पहले हमारे पास मिलिट्री नेविगेशन सिस्टम की सैटेलाइट नहीं थी, अब हमारे पास है। अब हमारे को डिपेंड नहीं करना है कि यूएस की नेविगेशन सैटेलाइट से हम लें, क्योंकि उसमें फायदा ये होता था उनको कि वो उसके अंदर एक एरर डाल सकते हैं कि जो डिस्टेंस का एरर है 1-1.5 किलोमीटर दाएं बाएं वो कर सकते हैं, उसको ब्लॉक कर सकते हैं। इसलिए अब हमने ओवर अ पीरियड अपनी करनी। ये जो सैटेलाइट किलर जो बनाए हैं हमने, किस लिए बनाए? कि अगर कल जरूरत आ गई, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाइना की हो, किसी की भी हो, जो मेरे खिलाफ सैटेलाइट काम कर रही होगी, मैं उसको मार दूंगा। तो ये आपका एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, एक डेटरेंस वैल्यू है। एंड यस, मैं ये जरूर मानता हूं, अगर आपने नंबर 1 की तरफ आना है, वर्ल्ड लीडर के तौर पर आना है, तो आपके हाथ और कंधे मजबूत होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर इससे जो है वो बाकी पड़ोसी जो आपके हैं वो भी सारे नेबरिंग कंट्रीज वो भी इसी तरफ दौड़ लगा देंगे, जो कि मेरा ख्याल है कि इतना ज्यादा सही नहीं है या अफोर्डेबल नहीं है कई कंट्रीज के लिए। मैं मान लूंगा ये बात, मैं मान लूंगा ये बात आपकी, मैं मान लूंगा, लेकिन नेबरिंग कंट्रीज की बात मत कीजिएगा। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज नेबरिंग कंट्रीज, देयर इज ओनली वन कंट्री। एंड आज मैं यूएन की तरह आपके सामने उसका नाम नहीं लूंगा। देयर इज ओनली वन कंट्री हु वुड लाइक टू डू दिस। बिल्कुल सर, क्योंकि आप लोग कुछ भी करेंगे सर वो हमें मजबूरी में करना पड़ जाता है। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर, हमेशा बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार सर।